हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वांट स्टडी चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने भारत के विषय में बहुत सारी बातों को देखा है। ठीक है, भारत का नक्शा कैसे बनाते हैं, भारत की स्थिति के विषय में, ठीक है, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनका तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, मगर आज हम लोग कुछ नई बातों को जानेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोब जो होता है, ठीक है, जिसे डेली आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, उसमें भारत की स्थिति क्या है। यानी जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती है, अक्षांशीय रेखा एवं देशांतरीय रेखा, तो आखिर उन पर हमारे भारत की क्या स्थिति है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यह भी देखेंगे कि हमारे भारत का जो लंबाई है वह चौड़ाई है, और इसका जो क्षेत्रफल वह कितना है, और भारत का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है उसका विश्व के जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है, ये सभी भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तब तक मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग के काम की बातें हैं कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे करियर वांट स्टडी चैनल पे नए हैं, वे आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप सभी को बेहद फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस काल में, इस कोरोना पीरियड में, जबकि सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद है, तो उस स्थिति में आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत ही अच्छे एवं उचित मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसमें आप लोग बिल्कुल ही संदेह मत करिए, डायरेक्ट इसे ज्वाइन करिए। और यदि आप लोग इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया होगा, जिसके माध्यम से आप लोग कैरियर वांट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएगी। उसमें डेली क्विजेज भी अपलोड किए जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स क्विज भी होता है। उसके साथ साथ जितने भी आप लोगों को यहाँ पे स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करनी होती है, वह पीडीएफ फाइल के माध्यम से उसे ऐप से प्रोवाइड किया जाता है, या जो हमारा गूगल साइट है careerwant.com, उस पर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है, वह है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, क्या देखने वाले हैं हम लोग? भारत की स्थिति एवं विस्तार। ओके दोस्तों, तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग यह देखने के लिए कि भारत का स्थिति और विस्तार क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक बात बता देना चाहूंगा, ठीक है, कि मैंने जब ग्लोब को पढ़ाया था, ठीक है, यानी अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा को पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अटेंड नहीं किया है, तो आप लोग कैरियर वांट गूगल साइट पे भी जा करके, या जो मेरा यूट्यूब चैनल है कैरियर वांट, ठीक है, उस पर जा करके आप लोग उसे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए यह हमारा ग्लोब हो गया। ओके, क्या हो गया? हमारा ग्लोब हो गया। तो इस ग्लोब पे जितनी सारी क्षैतिज रेखाएं होती है, ठीक है, जितनी सारी ये क्षैतिज वृत्तीय रेखाएं होती है, वही हमारा अक्षांशीय रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है? वही हमारा अक्षांशीय रेखा होती है। ओके, और इसी में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ठीक है, इसी में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है ना, ठीक है, उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। यानी क्षैतिज रेखा है, जो ब्लू लाइन खींची गई है, ठीक है, इसमें जो आप लोगों को ब्लू लाइन दिखाई दे रहा होगा वही अक्षांशीय रेखा है, और जो रेड लाइन आप लोगों को ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है खरे, ठीक है, वही देशांतर रेखा कहलाता है। तो दोस्तों जो भारत है, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात और बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं उसे फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। एक बात और बताया था मैं, ठीक है दोस्तों, कि यह जो बीच वाला अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, यह जो सबसे बीच वाला रेखा है, यहाँ पे मैं ग्रीन से इसको कलर कर दे रहा हूं, ठीक है, ये जो आप लोग बीच वाला रेखा देख रहे हैं, ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ओके दोस्तों, इसी को भूमध्य रेखा कहिए, या विषुवत रेखा कहिए, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, इसी को कहा जाता है। यानी जो हमारे पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से विभाजित करती है क्षैतिज रूप से, उसी वृत्तीय रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि ठीक क्षैतिज रेखा के ही भांति एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी होती है,
जो कि हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच समय रेखा, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ग्रीनविच समय रेखा। ठीक है, ग्रीनविच लाइन इसी को कहा जाता है। ओके, तो यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो भूमध्य रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं, ऊपर का जो गोलार्ध है, उसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, कौन सा गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी यही हमारा यहाँ पे दिशा निकल करके सामने आता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर का जो क्षेत्र है वह नॉर्थ है और नीचे का साउथ है। ओके, और ठीक इसी प्रकार यह जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के यदि राइट साइड में आप लोग जाइएगा तो यह पूर्वी गोलार्ध हो जाता है, और जो लेफ्ट साइड का क्षेत्र है वह पश्चिमी गोलार्ध होता है। यहाँ पे आप लोग मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यह जो भूमध्य रेखा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्षैतिज। ओके, इसी क्षैतिज भूमध्य रेखा के ऊपर का जो गोलार्ध होता है यानी अर्धगोला होगा, वही उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और उसके नीचे का जो गोलार्ध होगा उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ओके, और जो ये बीच से विभाजित कर रहा है ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा के राइट वाले गोलार्ध को, ठीक है, हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, जबकि लेफ्ट वाले गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारी भारत की स्थिति है, ओके, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसमें जो हमारी भारत की स्थिति है वह कहां पे है, तो यहां पे देखिए, इसमें हमारी भारत की स्थिति यहां पे ऐसे हमारी भारत की स्थिति है। इसमें देखिए जो ब्लैक लाइन से मैं दिखाया हुआ है, यहाँ पे भारत का स्पष्ट नक्शा नहीं बनाया हूं मैं, यहाँ पे बस मैं एक ठीक है फिगर बनाया हुआ है समझने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, यहीं पे पड़ता है हमारा भारत। यानी अब देखिए कहां पे पड़ता है, यह उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। इसीलिए भारत का जो भी अक्षांशीय विस्तार हो या देशांतरीय विस्तार हो, दोनों की जब हम लोग स्थिति बताते हैं, और स्थिति बताने के समय में, उसके समय में जो हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं, तो वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात आती है, ओके, यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात आती है, तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि किस अक्षांश रेखा से लेकर के किस अक्षांश रेखा के बीच में इसका विस्तार है। ठीक है, यानी यहां पे देखिए, यहां पे दोस्तों यदि आप लोग गौर करिएगा तो यहां पे देखिए, यह जो मैं अक्षांश रेखा खींच रहा हूं, यह भारत के सबसे निचले बिंदु को स्पर्श करती हुई आगे निकलती है। ठीक है, और यहाँ जो भारत का ऊपरी शीर्ष है उससे भी निकलता हुआ मैं एक रेखा यहाँ पे खींच दे रहा हूँ। ठीक है, यह जो दोनों रेखाएं मैंने यहाँ पे खींची, यह दोनों अक्षांश रेखा ही है, क्योंकि ये क्षैतिज लाइनें मैंने यहाँ पे खींची हुई है। ठीक है, अब यदि विस्तार की बात आती है भारत की, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 4 मिनट तक है। ठीक है, मिनट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यदि मैथ 11th का मैथ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ही इसे मतलब विस्तार से इसको समझाया गया कि डिग्री को मिनट में, या मिनट के बाद फिर सेकंड को ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतनी ही चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि जो भारत का जो सबसे निचले बिंदु है, यानी सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, उसको छूता हुआ जो अक्षांश रेखा जाता है वह 8 डिग्री 4 मिनट का है। ठीक है, परंतु मुख्य भूमिका में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, वह भारत के मुख्य भूमि से थोड़ी नीचे तक टच करता है। यानी यहाँ पे भारत का लास्ट बिंदु होगा, यदि मुख्य बिंदु का लिया जाए, मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट लिया जाए तो यहीं पे आता है। ठीक है, यानी जो अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु है, ठीक है, जो सबसे दक्षिणी सीमा का बिंदु है, वह
मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु से थोड़ी नीचे पड़ता है, ठीक है, थोड़ी नीचे पड़ता है, जिसके कारण यदि भारत का ओरिजिनल विस्तार दिया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए, तो इसका विस्तार आ जाता है कितना, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। कितना होता है अक्षांशीय विस्तार इसका, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट, परंतु यह मुख्य भूमि का होता है। परंतु यदि इसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पे शामिल कर दिया जाता है तो यही अक्षांशीय विस्तार थोड़े नीचे आ जाता है और हो जाता है कितना, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहां पे लिख दे रहा हूं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है दोस्तों, क्या लिख रहा हूं मैं, अक्षांशीय विस्तार, वही हो गया 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना, 37 डिग्री 4 मिनट। परंतु दोस्तों यहां पे जब दिशा बताने की बात आती है तो हम लोग यही लिखेंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा मैं, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट, और इसका देशांतरीय विस्तार का यदि बात आएगा, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं देशांतरीय विस्तार। तो ठीक दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार के ही भांति हम लोग जो भारत का ये पूर्वी और पश्चिमी जो अंतिम बिंदु है उससे स्पर्श करता हुआ हम लोग देखेंगे कि कौन सा अक्षांश रेखा गुजर रहा है, और जो अक्षांश रेखा इसको स्पर्श करता हुआ गुजरेगा, ठीक वही इसका देशांतरीय विस्तार होगा, ठीक है। जो देशांतरीय रेखा भारत के अंतिम बिंदु को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा वही इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यदि देशांतरीय विस्तार हम लोग लेते हैं तो वह होता है यहाँ पे 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट तक होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान में दी, ठीक है, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संबंध में क्वेश्चन आते हैं भारत से, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं, ठीक है। वह कंफ्यूजन कहाँ पे आते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों यह बात आप लोगों के भी जहन में गुजर रहा होगा कि आखिर मैंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी छोर को मिलाने वाले देशांतरीय रेखा का मैंने यहाँ पे बात किया, तो जो पश्चिमी दिशा का है, ठीक है, जो हमारे पश्चिमी छोर को मिलाने वाला देशांतरीय रेखा है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ईस्ट, जबकि जो पूर्वी देशांतरीय रेखा है जो कि भारत के छोर से होता हुआ गुजरता है उसको भी मैंने लिखा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में भी मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ठीक है, यानी अक्षांशीय एवं देशांतरीय दोनों में मैंने नॉर्थ ईस्ट का ही चर्चा किया है। परंतु मैंने कभी भारत के दक्षिणी छोर को लिया हो, कभी भारत के उत्तरी छोर को लिया हो, कभी भारत के पश्चिमी छोर को लिया हो और कभी भारत के पूर्वी छोर को लिया हो। तो आखिर क्या यहाँ पे मेन पॉइंट है, क्या मेन रीजन है यहाँ पे कि मैंने सब जगह पे दिशा को दर्शाते समय में नॉर्थ ईस्ट का ही प्रयोग किया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ही प्रयोग किया, यानी उत्तर पूर्व का ही प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मेन रीजन यह है कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पे, हमारे पृथ्वी पे, वह कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो चाहे इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में वह बिंदु कहीं पे क्यों ना हो, उसका जो दिशा होगा, उसकी जो स्थिति होगी वह पृथ्वी के किस भाग में होगी, तो नॉर्थ ईस्ट ही भाग में होगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने भारत के जो भी अंतिम छोर के दिशा को लिया है वह क्या लिया है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको। चलिए इसके आगे दोस्तों हम लोग एक बात को और देख लेते हैं, ठीक है। वह जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, ठीक है, रेलवे, यदि आप लोगों ने किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर को देखा होगा तो उसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण
मतलब स्पष्टीकरण होगा। ठीक है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, यानी भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर वाला बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है। कभी आता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को, ठीक है, भारत का जो उत्तरोत्तम छोर वाला पॉइंट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, और भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है, ठीक है, उसमें जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की ये सारी कठिनाई यहाँ पे दूर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है, बस आप लोग मेरी बातों पे गौर फरमाइए। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है, ठीक है, जो भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? इंदिरा कौल। और भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है, उसे दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसे दो नामों से जाना जाता है। कौन कौन, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। पहला नाम है सरक्रिक, ठीक है दोस्तों, कौन सा? सरक्रिक। और दूसरा है गौरमोता। ठीक है दोस्तों, क्या क्या मैंने नाम बताया यहाँ पे? जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, भारत का जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है वह कौन सा है? सरक्रिक या गौरमोता। यानी दोनों नाम में से यदि कोई भी आया होगा और पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तम बिंदु कौन सा है, तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? सरक्रिक या गौरमोता। ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पूर्वी बिंदु को। ठीक है, किसको देखते हैं? पूर्वी बिंदु को। वह हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किसमें स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और उस पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू। ठीक है, वालांगू या किबिथु। इसका भी दो नाम है। कौन कौन सा? वालांगू या किबिथु। मतलब वालांगू या किबिथु में से दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। किस क्वेश्चन के लिए? तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से, ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने के दृष्टिकोण से, तो वह है भारत का दक्षिणतम बिंदु। वह क्यों? तो यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट सामने आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भारत का मुख्य भूमि है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उससे थोड़ा ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण जब पूछा जाता है कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसको लेकर के दो ऑप्शन सामने आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सामने आता है कन्याकुमारी और दूसरा सामने आता है इंदिरा पॉइंट। परंतु यहाँ पे दोस्तों दोनों का आंसर अलग अलग होगा यदि क्वेश्चन का व्यू अलग होगा तब। वह कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे निचला छोर है। ठीक है, जो भारत का मुख्य भूमि है, यह मुख्य भूमि का मतलब इसमें मतलब कोई भी ऐसा अंश न हो जो कि इस बड़े वाला भूभाग से कटा हुआ हो। ठीक है, यानी उसके बीच से समुद्र गुजर रहा हो, यानी वैसा नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसे मुख्य भूमि कहेंगे। तो देखिए भारत का मुख्य भूमि जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों का इसका अंतिम छोर दिखाई दे रहा होगा। यह जो अंतिम छोर है इसका जो सबसे अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, उसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ओके फ्रेंड्स, परंतु यहां पे जो बगल में आप लोगों को भारत का ही जो केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका जो सबसे अंतिम बिंदु होता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख दे रहा हूं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में दीजिए, यदि क्वेश्चन यह पूछता है कि हमारे भारत देश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी सबसे अंतिम बिंदु है,
जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट अक्षांश रेखा पे पड़ता है। ओके, परंतु जैसे ही यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहां पे हम लोग राइट आंसर किसको क्लिक करेंगे, तो कन्याकुमारी को, ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों यहां तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, और आप लोगों का इससे जुड़ा जो भी कंफ्यूजन होगा वह भी मुझे उम्मीद है कि वह सब दूर हो गया होगा। और यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी ज्वाइन किया है तो इसको पूरे लास्ट तक देखिए, पूरे शुरू से अंत तक इसको देखने का प्रयास करिए, टोटल समस्या आप लोगों का दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात यहीं पे बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं रहे। यह जो इंदिरा कॉल को यदि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे जो इंदिरा कॉल जो है वह लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ओके, और जो सरक्रिक या गौरम होता है वह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। और जो कन्याकुमारी है दोस्तों वह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों वह ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है, ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है ग्रेट निकोबार, ठीक है, वहीं पे स्थित है कौन, इंदिरा पॉइंट। और जो बालांगू या किविथु सबसे पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है, ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के सबसे अंतिम छोर पे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो यानी यहाँ पे राज्य और बिंदु दोनों को लेकर के अलग अलग बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो मैं यहाँ पे राज्य वाला बात बता रहा हूँ यह रेलवे और डिफेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमोत्तम राज्य कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरोत्तम राज्य कौन सा है और भारत का सबसे दक्षिणोत्तम राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की कठिनाई सामने ना आए। ओके, और यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के और उस समस्या को हमारे समक्ष प्रदर्शित करिए, हम लोगों द्वारा उसका उचित एवं व्यवस्थित समाधान किया जाएगा। और फिलहाल मैं आप लोगों के साथ यहीं तक, ठीक है, यहीं तक सफर कर पा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।